हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ माय सेकंड क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम परसेप्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चंस भी आएंगे। 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आएंगे। आपके नेट के फॉर्म्स अभी फिल हो रहे हैं, आप नेट के फॉर्म्स फिल कीजिए दिसंबर के लिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास आज बहुत अपॉर्चुनिटी है आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। विश यू गुड लक। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। हमारा जो मोटिव है, जो हमारा मंत्र है, इन्जॉय लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में हम लोगों ने गेस्टॉल्ट परसेप्शन के बारे में पढ़ा था। परसेप्शन को थोड़ा डिटेल में किया था, टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग को किया था। हिस्ट्री जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की है वो हमने करी है। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस को लिया था मैंने। परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, पुरानी पिछले क्लासेस को पढ़िए। सिमिलैरिटी और मिरर, बहुत सारे हैं जो परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने पढ़ा था, स्टडी किया था। एंड लास्ट में हमने 5 फिनोमिनन के साथ उसको एंड किया था क्लास को। सो आज क्या है, आज साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ परसेप्शन, मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज, कंसिस्टेंसी और परसेप्शुअल स्टाइल। उसके अलावा आपके लिए एक बोनस है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिगर एंड ग्राउंड। कितने बच्चों को पता है? आई थिंक मोस्टली साइकोलॉजी के बच्चों को पता है फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। रूबिन वॉस वाला, वॉस ही बोलते हैं ना, वो जो फूलदान होता है, रूबिन फूलदान। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, साइकोलॉजी का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। और फिगर ग्राउंड एक तरीके, फिगर ग्राउंड जो है ना, साइकोलॉजिस्ट जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो ये बोलते हैं ना, हम होल में परसीव करते हैं। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम होल में परसीव करते हैं। तो फिगर और ग्राउंड सेचुरेशन की बात इन लोगों ने की है। अब ये सेचुरेशन का क्या मतलब है? सेचुरेशन का मतलब है अलग करना। मतलब आपको फिगर और ग्राउंड, आप उस दोनों को अलग करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप दूर खड़े हैं, आपको किसी इंसान की तरफ देखना है, तो हमेशा ध्यान देना, आप जिस व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं वो आपके लिए फिगर है, पर जो बैकग्राउंड में जो पेड़ हैं, बिल्डिंग है, कार्स है, वो आपके लिए धुंधले होंगे। उसी की जगह अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो आपके लिए फिगर धुंधला होगा। अब ये रूबिन वास वाला देखो, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखो, बीच में अगर आप देखोगे तो आपको फूलदान नज़र आएगा, और अगर आप वाइट वाले पोर्शन में देखोगे तो आपको 2 लोग नज़र आएंगे। तो ये रूबिन जो है वो एक डेनिश मनोवैज्ञानिक थे, एडगर रूबिन। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिस पर हम ज़्यादा फोकस करके देखते हैं वो हमारा फिगर होता है। फिगर का मतलब आकृति, और जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं वो ग्राउंड होता है। ग्राउंड का मतलब है पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड, जो इसको हम बैकग्राउंड बोलते हैं ना, वो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से, बहुत ठीक है, ये तो आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा, फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान रखिए, रूबिन ने दिया था। रूबिन वॉस वाला जो है एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक गुड डॉटर और गुड मदर इन लॉ, इसका भी एक एग्जाम्पल है जो आप लोग अगर मुझसे कमेंट में शेयर करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एग्जाम्पल्स ला कर दें, या कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, वो ला कर दें। सो हमारा आज का टॉपिक है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्या है? डीप में जाना, गहराई में जाना, कुएं के अंदर उतर के देखना? नहीं, इसका मतलब ये है कि देखो, हम दोनों आँखों से क्या है कि 2 आयाम तो देखते हैं, एक तीसरा आयाम, जो आपने वो क्यूब देखा है, क्यूब, उसका डिज़ाइन भी देखा होगा। क्यूब का डिज़ाइन भी कितना वो होता है ना, जो क्यूब का बना हुआ होता है डिज़ाइन, में आपको बनाकर दिखाती हूँ, कोशिश करते हैं एक बार। इस तरीके का क्यूब का डिज़ाइन होता है। आप ये एक बॉक्स बना दिया आपने, ठीक है, उस बॉक्स के ये पीछे ये आपने ये बनाया। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, कोशिश करती हूँ लेकिन। तो ये जो आपका है, ये तीसरा आयाम हो गया ना, ये हमें आगे से थोड़ी ना नज़र आता है, ये वाला पोर्शन।
ये हमें आगे से नज़र नहीं आता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमारा थर्ड परसेप्शन है, मतलब डीप परसेप्शन है, जिसको हम तीसरा आयाम बोलते हैं। तो गहराई में हमें कैसे दिखता है, पहला हमें दिखता है स्टीरियोप्सिस से और दूसरा दिखता है हमें अकोमोडेशन से। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, और स्टीरियोप्सिस का मुझे हिंदी में नहीं पता चला मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन स्टीरियोप्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझसे शेयर करना। सो स्टीरियोप्सिस और एकोमोडेशन, इसके द्वारा हम, इन दो चीज़ों के द्वारा ही हम गहराई का प्रत्यक्षण करते हैं, हम डेप्थ में परसेप्शन करते हैं। स्टीरियोप्सिस का क्या मतलब है, जैसे दोनों आँखें हैं तो दोनों आँखों पर अलग अलग चित्र प्राप्त होता है उसको। तो जैसे एक आँख है ना, और दूसरी आँख है, तो दोनों पे आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारा जो दोनों आँखें हैं ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, एक आँख ऊपर एक आँख नीचे होती है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। और ये हमको ये बुक्स से भी मिला है और रिसर्चेस में भी मैंने इस चीज़ को पढ़ा है कि दोनों आँखों में थोड़ा फ़र्क होता है, और उसी के द्वारा हमें जो बाइनोक्यूलर क्यूज़ हैं जो हमें दोनों आँखों से प्राप्त होते हैं, उसमें वो जो बाइनोक्यूलर क्यूज़ हैं हमें उसी तरह से मिलते हैं, क्योंकि दोनों आँखों में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्टीरियोप्सिस जिसको बोलते हैं 3D विज़न जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो विजुअल कॉर्टेक्स में मिलता है ये सारी जो असमानताएं हैं, जो सारी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें विजुअल कॉर्टेक्स से मिलती है। अकोमोडेशन जो है वो है हमारा मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनोक्यूलर क्यू का मतलब है हम एक आँख से अगर देखेंगे तो हमें एक आँख से हमें अलग तरीके से चीज़ों का परसेप्शन होगा, या फिर हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि हमारी आंखें किसी भी इमेज पर फोकस करने के लिए थोड़ी सी एडजस्ट होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ही समायोजित होना होता है। हमारी जो आंखों में हमारे सीलियरली मसल्स है ना, सीलियरी मसल्स, वो आंखों को मूवमेंट में मदद करती है ताकि हमें अच्छी इमेज मिले। दिस इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। इसका मतलब अकोमोडेशन होता है। एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं, स्टीरियोप्सिस और अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है। स्टीरियोप्सिस जो होता है वो बाइनोक्यूलर है, अकोमोडेशन जो है वो मोनोक्यूलर है। बट एक और चीज़ है, अकोमोडेशन बाइनोक्यूलर में भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, हमारी सिलियरली मसल्स जो हैं वो एडजस्ट होती हैं, उसी की तरह उसी की वजह से हमें 3D विज़न या हमको डेप्थ परसेप्शन होता है। तो सबसे पहले अभी ये सिलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस की जो है वक्रता, कर्वीचर जिसको बोलते हैं, कर्वीचर सॉरी, ये कर्वीचर जो है इसको मैंने देखा था तो इसको वक्रता या घुमाव कहते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिलियरी मसल्स जो है ना वो क्या करती हैं, हमारे जो मसल्स को मूव करवाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे से इमेज मिलती है। जैसे हम पास देखते हैं तो हमारा लेंस सिकुड़ता है, दूर देखते हैं तो हमारा लेंस फैलता है। तो ये हमें मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज़ को समझने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मोनोक्यूलर क्यूज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा उनको डिटेल में भी करेंगे। तो डेप्थ परसेप्शन का ऐसा क्यू या संकेत जो एक आंख से भी दिखता है, एक आंख से भी परसीव होता है, वो हमें मोनोक्यूलर क्यू वो होगा, मोनोक्यूलर क्यू कहलाएगा। अब आप एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करने से आपको जो अलग तरीके से नज़र आएगा, और आप दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको अलग तरीके से नज़र आएगा। करके देखना, उससे क्या है, प्रैक्टिकली जब हम करेंगे ना ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। सो सबसे पहले मोशन पैरालेक्स है, अकोमोडेशन है, इंटरपोजिशन और ओवरलैप है, रिलेटिव साइज़ है, टेक्सचर ग्रेडियंट है, रिलेटिव हाइट और एलिवेशन है, लीनियर पर्सपेक्टिव है और रिलेटिव ब्राइटनेस है। इन सबको मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ भी आएगा और आपको याद भी रहेगा। मेरे हिसाब से बच्चे बायलिंगुअल में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और मैं तो मैक्सिमम हिंदी में ही बात कर रही हूँ। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ रही है क्लास। मोनोक्यूलर क्यूज़ में हम सबसे पहले ना मोशन पैरालेक्स और एकोमोडेशन की बात नहीं करेंगे, हम ये बाद में करेंगे। ओके, उससे पहले हम और बाकी मोनोक्यूलर क्यूज़ को पढ़ेंगे।
तो मोनोक्यूलर क्यूज़ में आँखों की मसल्स का समायोजित होना सबसे महत्वपूर्ण है। मसल्स के फैलने सिकुड़ने से ही हम प्रत्यक्षण करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। और ये सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, बिल्कुल अच्छे से याद रखें, CILIARY। ओके, सिलियरी मसल्स आपको हेल्प करती हैं। एंटर पोजीशन, पिक्चर्स भी आपको शो कर रखी है, पिक्चर से और अच्छे से समझ आएगा। देखो, एक ये ट्रायंगल है ना, त्रिभुज, उसके पीछे भी त्रिभुज है। आगे वाला त्रिभुज पीछे वाले को ओवरलैप कर लिया, तो उसमें क्या हो गया, वो पीछे वाला हमको पूरा नहीं दिख रहा है, हमें आगे वाला दिख रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, आसपास नहीं हैं, आगे पीछे हैं। तो ऐसा होता है कि आगे वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो पीछे वाले को ओवरलैप कर लेता है। देखो, क्यू में जब बच्चे खड़े होते हैं ना, तब आगे से खड़े होकर देखो उनको, प्रेयर करते हैं जब स्कूल टाइम का याद करो, तो वो बच्चे का पीछे वाला पूरा नहीं दिखता, आगे वाला ही नज़र आता है। तो पीछे वाले को आगे वाले ने ओवरलैप कर लिया, ये मोनोक्यूलर क्यू है। आप एक आँख से देखोगे तो भी आपको वैसे ही नज़र आएगा, मतलब आप एक आँख को बंद करेंगे और दूसरी आँख से देखेंगे तो भी वैसे ही नज़र आएगा। रिलेटिव साइज़, देखो एक चीज़ है कि हम ये मोनोक्यूलर क्यू और बाइनोक्यूलर क्यू और डेप्थ परसेप्शन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ है, एक बॉक्स है वो सामने दिख रहा है, जो मैंने अभी पहले क्यूब का डिज़ाइन बनाया ना, जैसे एक बॉक्स है सामने, वो हमें सामने दिख रहा है, वो एक आयाम है, हम उसको साइड में से देखेंगे वो दूसरा आयाम है, बट जो बैक वाला पोर्शन है वो हमें नहीं दिख रहा है, वो हमारा तीसरा आयाम होता है, और वो डेप्थ परसेप्शन होता है, गहराई का प्रत्यक्षण होता है। रिलेटिव साइज़, रिलेटिव साइज़ का क्या मतलब है, रिलेटिव और साइज़ आप दोनों को अलग करके देखो। रिलेटिव है मतलब समान, साइज़ का मतलब है आकार, मतलब समान आकार की दो वस्तुएं जो समान आकार की हैं, बिल्कुल सेम हैं, आगे पीछे रखी हैं, तो आगे वाली वस्तु हमें ज़्यादा बड़ी दिखती है पीछे वाली, पर पीछे वाली जो है ना वो थोड़ी छोटी दिखेगी, क्योंकि रेटिना पर उसकी इमेज बड़ी बनती है, वो हमारे आगे है ना, जिस पर हमारा फोकस ज़्यादा है, तो वो हमारे आगे है, तो वो बड़ी नज़र आती है। इसमें देखो ये बॉल, सब बॉल सेम आकार की हैं, लेकिन आपको आगे वाली जो सबसे आगे है वो आपको बड़ी नज़र आएगी। तीसरा है रिलेटिव क्लैरिटी, जिसको हम एरियल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। मैं जब अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में थी ना, तो मैं लर्न करती थी कॉन्सेप्ट का नाम देखिए। अभी एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है ना, तो एटमॉस्फेरिक का मतलब कुछ वातावरण से जुड़ा हुआ है। इसको आप बहुत अच्छे से तब समझ सकते हैं जब आप किसी हिल स्टेशन में गए हुए हैं, या फिर दिल्ली में जैसे बहुत ठंड पड़ती है, या फिर हम जैसे कहीं पर भी जैसे फॉग है, आप जैसे जैसे अंदर एंटर करते हो ना, आपको पास की चीज़ तो क्लियर नज़र आएगी, बट सामने दूर का आपको नज़र ही नहीं आएगा ना। दिस इज़ मोनोक्यूलर क्यू। इसमें क्या है, आपको एटमॉस्फेयर में हमें पास का जो है वो क्लियर नज़र आता है, जबकि दूर का हमें ऐसा लगता है फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप फील करना इसको, ठंड में ये बहुत अच्छे से समझ आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर है हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। हम पास से देखेंगे ना सड़क को भी, तो पास वाले कंकर दिखेंगे, लेकिन जो दूर है ना स्मूथ सड़क दिखेगी, जबकि कंकर वहाँ पर भी हैं। तो जितनी पास ज़मीन है उसके पत्थर कंकर ज़्यादा क्लियर होंगे और दूर सड़क ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी। अब है नेक्स्ट है रिलेटिव हाइट, या जिसको एलिवेशन या ऊंचाई भी बोलते हैं। बिल्डिंग आपने देखी है, छोटी बड़ी बिल्डिंग, किसी भी तरीके की साइज़ की बिल्डिंग, दो बिल्डिंग है आप मान लो, इस पिक्चर में भी आप देखो, इन सब बिल्डिंग्स की साइज़ सेम है, तो जो आगे पीछे है क्या है, दो बिल्डिंग है, 2 है 3 4 5 जितनी भी है, लेकिन आगे पीछे है, जबकि हाइट में सब सेम नहीं है, साइज़ में सब सेम नहीं है। तो पास वाली बिल्डिंग ज़्यादा लंबी नज़र आएगी या दूर वाली, इस चीज़ का आंसर आप लोग मुझे देंगे, कमेंट में दो, मुझे बताओ इसका आंसर कि पास वाली ज़्यादा लंबी नज़र आएगी या छोटी नज़र आएगी, या दूर वाली लंबी नज़र आएगी या छोटी नज़र आएगी। पास वाली ज़्यादा क्लोज़ है तो वो बड़ी नज़र आएगी, चाहे वो छोटी हो हॉरिजॉन से। हॉरिजॉन का मतलब क्या होता है, जो आखिरी छोर है दूर से, आप जैसे समुद्र के किनारे खड़े हैं और आप दूर से देखेंगे तो जहाँ लगता है ना आसमान और समुद्र मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड होराइजन, जिसको बोलते हैं, सॉरी। तो ये होराइजन जो है वो क्या है, क्षैतिज, हाँ इसको हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं।
तो ये जो है वो आप कितना ही दूर आप देखेंगे पर आपके पास वाली जो बिल्डिंग है ना वो आपको लंबी नज़र आएगी। लास्ट है लाइनियर पर्सपेक्टिव। लाइनियर पर्सपेक्टिव का सबसे अच्छा एग्जांपल देखो यहाँ पिक्चर में भी है। सड़क ऐसा लगता है ना दूर से मिल रही है, रेलवे ट्रैक वो लगता है ऐसा दूर से मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो दूर से सड़क को देखने में लगता है कि वो आखिरी छोर जो है वो मिल गया है, जॉइंट हो गया है। रिलेटिव ब्राइटनेस एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में हम मोशन पैरालेक्स और एकोमोडेशन भी पढ़ेंगे जो कि मोनोक्यूलर क्यू का पार्ट है। रिलेटिव ब्राइटनेस जिसको हम लाइट एंड शेडो भी बोलते हैं। ये देखो आप, ये दो बॉल्स हैं, एक आगे क्यूब भी है, उसका शेडो पड़ रहा है। तो एक जैसी वस्तुओं पर प्रकाश डालने पर बनने वाली छाया या शेडो पास वाली वस्तु की ज़्यादा चमकदार व लंबी दिखेगी, जबकि सभी आइडेंटिकल हैं, लगभग एक समान है। लेकिन जो पास वाला है, ये ना कोई पुराना ना महल वगैरह देखने जाओ ना, जब उसके जैसे दरवाजे से होते हैं, सूरज पड़ेगा तो उसकी छाया पड़ेगी, क्योंकि हमारी छाया तो हमें ही नज़र आ रही है ना। जब 2-3 लोग एक साथ चल रहे हैं और उनकी छाया पड़ती है ना, तो जो पास वाला जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज है ना, उसकी जो परछाई है वो आपको ज़्यादा अच्छी और चमकदार नज़र आएगी, काफ़ी ब्राइट नज़र आएगी। तो ये रिलेटिव ब्राइटनेस ये चीज़ बोलता है। यहाँ पे रिलेटिव वर्ड का मतलब यही है कि आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, समान आकार के हैं, सेम ना हो बट समान आकार के हैं। अब मोशन पैरालेक्स और एकोमोडेशन देखो, ये जो पिक्चर में अंकल बैठे हैं ना, ये जो अंकल बैठे हैं, बैक हो गया एक तो ये तो मोशन पैरालेक्स में कहाँ है, यहाँ पर क्या है, दोनों में आँखों की सजगता ज़रूरी है क्योंकि इसमें वस्तुएं मूव कर रही हैं। ये जो ऊपर वाले जो हमने मोनोक्यूलर क्यूज पढ़े ना, ये पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर्स है, चित्र हैं। और ये जो होता है मोशन पैरालेक्स और अकोमोडेशन, इसमें मूवमेंट होती है। ऑब्वियसली ऊपर वाले जो हैं उनमें भी आँखों का तो काम है, आँखों की सिलियरी मसल्स का तो वर्क है, लेकिन ये सब पिक्टोरियल हैं। लेकिन मोशन पैरालेक्स मूव करता है, उसमें हमको नज़र आता है। सबसे अच्छा एग्जांपल बस, ट्रेन, उसमें बैठो, आपको लगेगा पास वाली चीज़ जल्दी से भाग रही है, जल्दी से नज़र, ऐसा लगता है ना सर, मूव कर रही है, जल्दी जल्दी मूव कर रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है या हमें मूव करती हुई नज़र आती है, और दूर की वस्तु ऐसा लगता है धीरे धीरे आ रही है हमारे पास। जबकि कोई भी चीज़ चल नहीं रही है, सब अपनी जगह है, हम चल रहे हैं, पर हमें एक टाइम में ये लगता है कि पास में जो बाहर पेड़ है या कोई भी बाहर जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी भाग रही हैं। ठीक है। और अकोमोडेशन है, उसका मतलब है इन सब चीज़ों में क्या होता है, लेंस का अकोमोडेशन बढ़ जाता है। जैसे कोई वस्तु पास आती है ना, तो लेंस जो है वो फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। बताइए मुझे, जैसे कोई चीज़ पास आएगी तो लेंस सिकुड़ेंगे या फैलेंगे? किसी चीज़ को अगर हम पास से देखेंगे तो हमारे लेंस फैलते हैं या सिकुड़ते हैं? आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आंसर करें। बाइनोक्यूलर क्यूज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाइनोक्यूलर क्यूज। मोनोक्यूलर क्यूज हमारे क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर हम मोनोक्यूलर क्यूज के लिए बात कर लेते हैं, या फिर क्लास के लास्ट में बात करते हैं। अभी कर ले, चलो। इंटरपोजिशन है, रिलेटिव साइज है, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है, टेक्सचर ग्रेडियंट है, रिलेटिव हाइट है, लीनियर पर्सपेक्टिव है, रिलेटिव ब्राइटनेस है, मोशन पैरालेक्स है और एकोमोडेशन है। टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको, बस आप थोड़ा क्लास पे फोकस रखें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको डाउट है, आप कमेंट करें, मैसेज करें, आप मुझसे डाउट क्लियर करवाएं, अपने डाउट क्लियर करवाएं। कन्वर्जेंस, बाइनोकुलर और रेटाइनल डिस्पैरिटी और हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी के साथ एक और है जिसका नाम है वर्टिकल डिस्पैरिटी। ये हम एक साथ समझेंगे। सबसे पहले है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, आँखों को, जैसे अभी ये पिक्चर में देखो, ये इसने नाक पे कोई चीज़ है, ये लॉलीपॉप लेकर आई हैं और ये दोनों आँखों से उसको नज़र कर रही हैं, तो दोनों आँखें देखो कॉर्नर पे आ गई ना। तो आँखों को नाक पर फोकस करने पर क्या होता है, ओवरलैप होता है। किस तरीके का, दोनों आँखें एक जगह आ गई, दोनों आँखें अंदर की ओर देखती हैं। यह ऑक्यूलोमोटर क्यू भी कहलाता है। ऑक्यूलोमोटर क्यू का क्या मतलब है, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ।
दूर की चीज़ को देखने के लिए लेंस की कम कॉन्वेक्सिटी होती है और पास की वस्तु को देखने के लिए हाई कॉन्वेक्सिटी होती है। मतलब दोनों आँखें एडजस्टमेंट करती हैं कोई भी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। दोनों आँखों में हल्का सा फ़र्क होता है, लेकिन दोनों आँखें ही इक्वली एडजस्टमेंट करती है। कॉन्वेक्सिटी क्या है? कॉन्वेक्सिटी है फैलना सिकुड़ना। तो हाई कॉन्वेक्सिटी कब होती है? जब हम पास की वस्तु को देखते हैं, और लो कॉन्वेक्सिटी कब होती है? जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं। बाइनोक्यूलर रेटिनल डिस्पैरिटी क्या बोलता है? दोनों आइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक एंगल में थोड़ी ऊपर होती है और ये सभी में हो सकती है। ऐसा आपको एकदम से दिखेगा नहीं, लेकिन आप ट्राई करो ना, कोशिश करो, आपको नज़र आएगा ये। इसका मतलब है दोनों रेटिना में थोड़ा अलग अलग चित्र मिलेगा। तो दोनों पिक्चर्स का ओवरलैप ही रेटिनल डिस्पैरिटी है, ठीक है। आपकी दोनों आँखों में जो पिक्चर बन रही है ना, उसको आप एक बार सामने उंगली रखो और दोनों आँखों से उसको देखो, या फिर नोज़ पे उसको रखो और फिर उसके बाद में दोनों आँखों से उसको देखो, तो दोनों आँखें ओवरलैप करेंगी। दोनों आँखों से वो पिक्चर जो है ओवरलैप करती है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्पैरिटी में क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्पैरिटी क्या है कि दोनों पिक्चर्स की लोकेशन का आँखों पर पड़ना, मतलब उनका डिफरेंस। और वर्टिकल डिस्पैरिटी क्या है? ऊंचाई या एंगल का अंतर जहाँ पर आँखें हैं। अब इसको एक एग्जांपल से हम पता करते हैं। दोनों आँखें एक कप को देख रही हैं। आप देखकर बताओ दोनों आँखों में अंतर है या दोनों आँखों में पड़ने वाली जो पिक्चर है उस पर फ़र्क आ रहा है? आप एक आँख बंद करके देखो और फिर आप दूसरी वाली आँख बंद करके देखो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो ये थंब का जो साइन है और थंब का जो पिक्चर है, तो लेफ़्ट आई से ऐसा नज़र आ रहा है और हम जब राइट आई को बंद करके देखेंगे ना तो ऐसा नज़र आ रहा है। मतलब आप अगर राइट आई को बंद करेंगे, लेफ़्ट आई से देखेंगे, तो आपको साइड वाली पिक्चर जो है दूसरी वाली ये नज़र आएगी, और आप जब दूसरी आँख को बंद करेंगे और आप राइट आई से देखेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगी। तो दोनों में पिक्चर अलग अलग बनती है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्पैरिटी है और रेटिनल डिस्पैरिटी कहलाती है। आप लोगों के लिए मोनोक्यूलर क्यू और बाइनोक्यूलर क्यू काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। मोनोक्यूलर क्यूज़ ज़्यादा हैं, बाइनोक्यूलर क्यूज़ को हम तीन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कन्वर्जेंस है, रेटिनल डिस्पैरिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी है और वर्टिकल डिस्पैरिटी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, वर्टिकल एक्चुअली ऊंचाई या एंगल का अंतर होता है, ठीक है। दोनों आँखों पे जो है ऊंचाई या एंगल का फ़र्क नज़र आता है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है दोनों पिक्चर्स की लोकेशन का आँखों पर अलग अलग पड़ती है। दोनों पिक्चर्स की लोकेशन, मतलब पिक्चर एक है पर दोनों आँखों पे अलग अलग उसकी लोकेशन पड़ती है। टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, जो कि स्थिरता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो प्रत्यक्षण में बॉटम अप प्रोसेसिंग के साथ साथ हम अब आपको टॉप डाउन प्रोसेसिंग का भी पूरा रोल बताएंगे कि हमारे प्रत्यक्षण में बॉटम अप जो पुरानी जो भी प्रोसेसिंग है वो बॉटम अप प्रोसेसिंग है, क्योंकि वो हमने क्या किया, किसी भी वस्तु को देखा, उसके रंग रूप ऊंचाई इन सब के बेसिस पे हमने उसको पता लगाया कि ये वो चीज़ है, ये वो वस्तु है, ये कप है, ये बॉटल है, ये लैपटॉप है, या आपके सामने मोबाइल है, या आपके सामने दीवार है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग का भी पूरा रोल है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमें वस्तुओं को परसीव करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही है कि दिमाग में पहले से फिक्स है, स्थिर है वो चीज़। जैसे मैं इस कमरे में जाऊंगी, इस कमरे में लाइट बंद है, पर कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, ये मेरी क्या है, ये मेरी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी ही है, ठीक है। चाहे रोशनी कैसी भी होगी, रोशनी कम है, तेज़ है, ज़्यादा है, मुझे पता है गाजर का हलवा है, रेड कलर का होगा या ऑरेंज कलर का होगा, लेकिन येलो कलर का तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी होती है, माइंड में सेव रहती है चीज़। चाहे रंग कैसा भी होगा, रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाने जाते हो, उसमें एक हल्की डिम लाइट होती है, या हम घर में भी अगर किसी कमरे में हल्की रोशनी है और उस कमरे में हम और दूसरे कमरे में तेज़ रोशनी है, तो दोनों वक्त हमें हमारी खाने की प्लेट में रखा हुआ खाना एक ही रंग का नज़र आएगा, क्योंकि वो हमारी कंसिस्टेंसी या हमारे दिमाग की स्थिरता है। दिमाग की स्थिरता मतलब हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही है,
ताकि हम जिससे हमें चीज़ें नज़र आती हैं और हम उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। परसेप्शन का क्या मतलब है? परसेप्शन का मतलब वही है ना कि मैंने किसी चीज़ को देखा तो फिर मैंने उसको एनालाइज़ किया, उसको मैंने पूरा इंटरप्रेट किया या उसकी व्याख्या की, वही प्रत्यक्षण कहलाता है ना। अब यहाँ पे साइज़ कंसिस्टेंसी बात करेंगे या शेप कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो मुझे पता है लंबा आदमी छोटा आदमी कोई भी खड़ा होगा, उस कमरे का शेप साइज़ वही है, कुछ चेंज नहीं होगा। दरवाज़ा टेबल है, हर एंगल से देखोगे तो वो आपको स्क्वायर ही नज़र आएगी। ये ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब एक डाइनिंग टेबल है राउंड शेप में है तो मैं किसी भी एंगल से देखूंगी तो मुझे वो राउंड ही दिखेगी। दिस इज़ कॉल्ड साइज़ एंड शेप कंसिस्टेंसी। नीचे जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। और आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है मुझे लगता है कि साइज़ कंसिस्टेंसी, कलर कंसिस्टेंसी और शेप कंसिस्टेंसी आप डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में आपको अगर आप डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। बस आप टर्म्स को समझें, टर्म का जो नेम है उसको लर्न कर लें, उसके बाद में वो एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तब देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से समझ आता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेप्चुअल स्टाइल। परसेप्चुअल स्टाइल का क्या मतलब है? देखने का तरीका। जो रूबिन वॉस वाला था ना वो वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं, रूबिन फूलदान वाला एग्जाम्पल, कि मैंने आकृति को देखा तो मुझे पृष्ठभूमि धुंधली नज़र आती है और जब मैं पृष्ठभूमि को देखती हूँ तो मुझे आकृति धुंधली नज़र आती है। तो जैसे जो सैनिक हैं, बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं, उन्हें ना मेन क्या दिखता है? उन्हें वो इंसान दिखता है जिसके हाथ में हथियार है और जो व्यक्ति उस हथियार के द्वारा हमें मारने वाला है या उस सैनिक को मारने वाला है, मतलब मैं हमें जो है सैनिक के रूप में बोल रही हूँ, जैसे सैनिक है उसको लगता है कि ये मुझे मारने वाला है, तो वो क्या है? उसका जो है परसेप्चुअल स्टाइल जो है फील्ड इंडिपेंडेंट है। उसको फील्ड मतलब फील्ड में जो है उसको, या मतलब जिसको बैकग्राउंड बोलेंगे या पृष्ठभूमि बोलेंगे, उसको उस पर ज़्यादा नज़र नहीं जाती है। उसका सारा फोकस कहाँ होता है? उसका सारा फोकस होता है आकृति के ऊपर या फिगर के ऊपर। तो उसका सारा ध्यान जो है उस व्यक्ति के ऊपर है, उसके हाथ में जो बंदूक है उसके ऊपर है। तो इस तरीके के जो हिम्मत वाले काम होते हैं ना वो लोग फील्ड इंडिपेंडेंट लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान फील्ड पे नहीं होता है, फील्ड से इंडिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो फील्ड डिपेंडेंट लोग होते हैं, जिसको इंसान के साथ साथ आसपास की चीज़ें भी ज़्यादा नज़र आती हैं, सोच कर देखिएगा, जो दुनिया की सब लोगों की ज़्यादा परवाह करते हैं ना, उनके साथ थोड़े से हिम्मत वाले काम उनसे नहीं हो पाते हैं ना, थोड़ी टेंशन रहती है उनके दिमाग में। आप इससे रिलेट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर क्या है कि सारा फोकस पृष्ठभूमि पे है, बैकग्राउंड पे है, बैकग्राउंड की चमक पे है, उसकी आवाज़ पे है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। बच्चे डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? फील्ड डिपेंडेंट जो बच्चे होते हैं वही तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं तो अच्छे से नहीं हर किसी के नंबर आ जाए। लेकिन आपको फील्ड इंडिपेंडेंट बनना है, फील्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आसपास की जो बैकग्राउंड है उस पर ध्यान नहीं देना है, बैकग्राउंड की नॉइज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको सारा फोकस करना है अपने एग्जामिनेशन पे, आपके जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, आपके नेट एग्ज़ाम हैं, आपको उस पर फोकस करना है और सबसे बेस्ट स्कोर लेकर आने हैं। हर बच्चा अगर ये सोचेगा कि मुझे सबसे बेस्ट स्कोर लाना है तो सब बच्चे जो है टॉप 10 में आ जाएंगे। कैसे आएंगे टॉप 10 में? सब बच्चे आ जाएंगे, बस आप लोग तो तैयारी करो। ओके, सो विश यू अ गुड लक। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नए नए पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बस आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।